वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग पेपर 2 से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड, इंडियन डायस्पोरा। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड। ऑलरेडी सीएपीएफ के एग्जाम में पेपर 2 में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब अदर सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का डिस्कशन। तो पहला जो डिस्कशन है वो है इंडियन डायस्पोरा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी 70वां प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे ये मनाया जा रहा है? आपका इंदौर में। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है पेपर 1 में। ओके, ओके फाइन। ये कब मनाया जाता है, कोई बताएगा? भारतीय प्रवासी दिवस को कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ कि इंडियन डायस्पोरा, इसका एग्जैक्टली मतलब है क्या? तो इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है वो लोग जो पहले भारत में रहते थे, लेकिन अब वो बाहर जाके दूसरी कंट्रीज में सेटल हो चुके हैं। ओके, उनको हम लोग बोलेंगे इंडियन डायस्पोरा। इज दैट क्लियर? वो लोग जो भारत में पहले रहते थे, लेकिन अब वो किसी वजह से या तो भारत में जा बाहर जाके सेटल हो चुके हैं दूसरी कंट्रीज़ में, या वो बाहर किसी काम करने के पर्सपेक्टिव से गए हैं, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से गए हैं, तो हम लोग उनको बोलेंगे इंडियन डायस्पोरा। आई होप गाइस आप लोगों को ये बेसिक सी डेफिनिशन समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, तो जो लोग भारत बाहर जा चुके हैं, मतलब वो लाइक इंडिया से बाहर रहते हैं या किसी काम के पर्सपेक्टिव से गए हैं, तो आप लोग उनको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहला है एनआरआई। ये आप लोग का जो इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है, वहाँ से जाके आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत में आप लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सिटीजनशिप। ओके? सिटीजनशिप वाले चैप्टर में जाके आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि एनआरआई क्या होते हैं? नॉन रेज़िडेंट इंडियन। कोई भी ऐसा बंदा जो भारत में शी और ही इज़ नॉट इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर, यानी कि अगर वो भारत में 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहता है, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्स-वाई-ज़ेड हो, आप 6 या 6 से ज़्यादा महीने बाहर रहते हो, इंडिया से बाहर रहते हो, तो आपको एनआरआई कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? काफ़ी सारे बिज़नेसमैन होते हैं जो कि टैक्स के पर्सपेक्टिव से ये सब काम भी करते हैं, ठीक है? मतलब कि थोड़ा बहुत इनको ना टैक्स में एग्ज़म्पशन मिलती है एनआरआईज़ को, तो उनको टैक्स बचाने के लिए भी काफ़ी सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि 6-6 महीने तक इंडिया से बाहर रहेंगे। मतलब कि वो ऐसा रिकॉर्ड रखेंगे कि उनको ऐसा लगे कि पूरा 1 साल में ना वो एट लीस्ट 6 महीने यानी कि 182 डेज़ या इससे ज़्यादा वो बाहर रहे हैं। उनके पास इतना रिकॉर्ड रहेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉरेन सिटीजंस एक्सेप्ट ए नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मतलब इनको छोड़ के जो भी फॉरेन सिटीजन है वो इसमें आ जाएगा एआईओ में, ठीक है? तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये जो बेसिक सी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन वाले बच्चों को मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ओके, ओवरसीज क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, एनआरआई क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा कैसे क्या इवॉल्व हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इंडियन डायस्पोरा इवॉल्व कैसे हुआ? तो इंडियन डायस्पोरा को हम लोग देख सकते हैं 3 फेजेज़ में। 3 फेजेज़ में। सबसे पहला जो पहला फेज़ है वो है ब्रिटिशर्स वाला। इस वाले फेज़ में क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोग जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स की काफ़ी सारी कॉलोनीज़ थी। जैसे ब्रिटिशर्स भारत में आए और भारत को एक तरह से गुलाम बना लिया था, ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने ना भारत मतलब वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज़ को भी ऐसे ही गुलाम बनाया हुआ था, जैसे इंडिया को बनाया हुआ था, ठीक है? और वो उनकी मतलब कंट्रोल करते थे वहाँ पे, ओके? तो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे, काम करवाने के लिए, मतलब कि कुछ प्लांटेशन क्रॉप है या और कुछ काम है, माइन्स है, कहीं पे भी काम करवाने के लिए वो दूसरी कंट्री से जो है ना वो मज़दूर लेके जाते थे जिनको हम लोग बोलते थे इंडेंचर्ड लेबर, ओके? ऐसे ही भारत से भी काफ़ी सारे लेबर्स को लेके जाया गया, ठीक है? तो फिर बाद में वो वहीं पे बस गए। तो एक पहला था ये ब्रिटिशर्स वाला फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़ था वो था गल्फ कंट्रीज़ वाला। एक टाइम आया जो गल्फ कंट्रीज़ है ना हमारी ईरान, सऊदी अरेबिया और ये वाली, यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ, ठीक है? और वहाँ से तेल निकलना स्टार्ट हो गया। जब तेल निकलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ की जो इकोनॉमीज़ थी, यहाँ की जो कंट्रीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गई, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा रिच हो गई, इनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई, ओके? तो क्या हुआ, भारत से कुछ लोग थे, फॉर एग्ज़ाम्पल केरला साइड से लगा लो आप लोग, या फिर भारत के अलग-अलग हिस्सों से कुछ लोग जाके यहाँ पे बस गए, ओके? यहाँ पे काम करने के लिए गए और ये जो लोग थे ना,
जो गल्फ कंट्रीज में गए, ये जनरली सेमी स्किल्ड वर्कर थे। सेमी स्किल्ड यानी कि इनके पास कुछ हाई डिग्री नहीं थी, बट यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ पे जाके वो तेल की किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर ड्राइवर है, ठीक है? ऐसी-ऐसी चीज़ें, तो ये सेमी स्किल्ड थे। तो जो सेकंड फेज़ था वो था आपका गल्फ कंट्रीज़ वाला। जो थर्ड फेज़ था वो था आप लोगों का एलपीजी रिफॉर्म। जब एलपीजी रिफॉर्म आया इसका मतलब था लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है? तो जब ये ग्लोबलाइज़ेशन वाला फेज़ आया, तो क्या हुआ हमारे यहाँ से जो वीज़ा नॉर्म्स थे ना वो काफ़ी ईज़ी हो गए थे दूसरी कंट्रीज़ में। क्यों? ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब है कि हमने अपनी मार्केट को दूसरी कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया और दूसरी कंट्रीज़ ने हमारे लिए ओपन कर दिया, ठीक है? मतलब कि आना-जाना भी अलाउड है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी अलाउड है, सामान बेचना भी अलाउड है, ऐसी चीज़ें ग्लोबलाइज़ेशन आप लोग ईज़ी वे में ऐसे समझ सकते हो। तो दूसरी कंट्रीज़ ने भी जो वीज़ा नॉर्म्स थे वो काफ़ी ईज़ी कर दिए, ओके? तो भारत के जो पढ़े-लिखे लोग थे, जो स्किल्ड वर्कफ़ोर्स था हमारा, वो इस टाइम पे एलपीजी रिफ़ॉर्म के बाद माइग्रेट करना स्टार्ट कर गया, ठीक है? और फिर वो बाद में जाके वहीं पे बसने लगे, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये 3 फेजेज़ में हमारा हम देख सकते हैं इंडियन डायस्पोरा को। एक छोटा-सा फैक्ट है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंडियन डायस्पोरा अराउंड द वर्ल्ड now stand at 31.2 million, of which person of Indian origin 17 million है, NRI 13 million है, spread across 146 countries in the world. Okay, अराउंड वर्ल्ड में 200 के अराउंड कंट्रीज है, उसमें से 146 में जो 146 कंट्रीज में 31.2 मिलियन इंडिया के लोग रहते हैं, मतलब इंडियन डायस्पोरा, वो इंडियन ओरिजिन से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, उनके दादा परदादा ऐसे करके। 1 मिलियन में गाइस 10 लाख होते हैं, ठीक है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आई होप आप लोग इस फिगर को क्वांटिफ़ाई कर सकते हो कि ये कितना नंबर है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स, मतलब कि इंडियन डायस्पोरा होने का क्या-क्या एडवांटेज है? सबसे पहला तो होल्डिंग टॉप पॉलिटिकल पोजीशन इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, यूके। काफ़ी सारे ऐसे हमारे इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं, वहाँ पे जाके दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़िया-बढ़िया पोज़ीशंस पे है, पॉलिटिकल पोज़ीशंस पे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कमला हैरिस हो गई, ठीक है? यूएसए में, तो इस तरह से। एक्ट एज़ ए प्रेशर ग्रुप इन अनदर कंट्रीज़, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग होंगे जब, बहुत सारे लोग हो जाएँगे, तो वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे, अपना कोई काम मनवाने के लिए एंड ऑल दैट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। जब ये लोग बाहर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनआरआई गया बाहर, ठीक है? वो कुछ कमा रहा है, पैसे-वैसे कमा रहा है, तो इंडिया में भी भेजेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में भेजेगा तो क्या होगा, जो लोकल इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगी, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी तो लोगों को जॉब भी मिलेगी। क्लियर है? क्योंकि ये क्या करते हैं, एनआरआई बाहर जा रहा है, ये भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आप लोगों ने फ़िल्मों में देखा होगा, वो बोलते हैं कि मैंने विदेश में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, अब मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है, ठीक है? किसी गाँव का डेवलपमेंट करना है, किसी शहर का क डेवलपमेंट करना है, ऐसे करके वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो भी वो विदेश से सीख के आते हैं, इंडिया में आके इम्प्लीमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होता है कि आप लोग बाहर से अपने घरवालों को कुछ पैसे भेज रहे हो, ठीक है? सो दिस इज़ कॉल्ड रेमिटेंसेस, ओके। और ये अराउंड 89 बिलियन, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके अराउंड 89 बिलियन। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेस आता है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया में ही आता है, ओके। और ये हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इकोनॉमी का कांसेप्ट है, ओके। तो आई होप आप लोगों को 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, रिचेस्ट माइनॉरिटीज़ इन मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़। आप लोगों ने सुना होगा जनरली जो लोग बाहर रहते हैं, वो एक तरह से थोड़े बहुत ना इन्फ्लुएंस मेकर भी होते हैं। कैसे? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में अराउंड काफ़ी सारे लोग हमारे रह रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कोई बाहर रह रहा है विदेश में लेकिन वो पुअर है, गरीब है? जनरली वो रिचेस्ट ही होते हैं, ठीक है? कम है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस की पूरी पॉपुलेशन का 1% होगा, लेट्स से, ठीक है? कम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दीज़ आर द रिचेस्ट माइनॉरिटीज़, और रिचेस्ट माइनॉरिटीज़ की कुछ ना कुछ पावर होती है, मतलब कि मतलब लाइक बोलने में, उनकी बात सुनेंगे लोग, अमीर लोग ही हर कोई सुनता है, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके? नेक्स्ट, हेल्प इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आप लोग विदेश से आए, कुछ ना कुछ सीख के आए, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में आए तो आप लोग कोशिश करोगे कि उन चीज़ों को इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने की, काइंड ऑफ दैट थिंग। नेक्स्ट, नेशनल रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द ग्लोब। हमारे लोग जब बाहर जाते हैं कहीं न कहीं वो हमारी जो वैल्यूज़ है, उनको एक तरह से इंटरनेशनल फोरम, मतलब इंटरनेशनली दिखा रहे होते हैं, ठीक है? हाँ, इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम किसी के घर जाते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये मत करना, वो मत करना, समझ रहे हो? वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं वो ये सोचते हैं कि इससे हमारे घर का कल्चर ही पता लगता है कि हम कैसे लोग हैं।
इसीलिए आप लोगों को वो संस्कार टाइप सा रहना पड़ता है। ऐसे ही जब लोग आप बाहर भी जाते हो, ठीक है? तो भी आपको ऐसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, ओके? मतलब कि क्योंकि आपके बेसिस पे ही वहाँ के लोग जज करेंगे कि इंडिया के लोग ऐसे होते हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, इंक्रीज़ इंडिया सॉफ्ट पावर। देखो 2 तरह की पावर होती है, एक तो होती है सॉफ्ट पावर और एक होती है आप लोग की हार्ड पावर। जो सॉफ्ट पावर होती है, हार्ड पावर क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है? मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है? सॉफ्ट पावर क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ना चलती है, मतलब कि आपका कुछ कल्चर है या कोई ट्रेडिशन है, या आपकी कोई ऐसी बात है जिसको एप्रिशिएट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। हर कोई आपका ही एग्ज़ाम्पल देके वो कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कल्चर के मामले में जैसे हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव, ठीक है? ये मतलब पूरे वर्ल्ड में एक तरह से सम्मान किया जाता है उस सेंस में कि हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा कल्चर है, हम मेहमानों को काफ़ी सम्मान से रखते हैं, है नहीं? और क्या है, जैसे योगा, योगा भी तो इंडिया से ही गया है, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? और क्या, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, हमारी जो साउथ इंडियन मूवीज़ है, वो बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, म्यांमार साइड एंड ऑल दैट, नेपाल साइड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नहीं? अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, विजय सेतुपति, है नहीं? काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर। तो दिस इज़ आवर सॉफ्ट पावर। इज़ दैट क्लियर गाइज़? ओके, आगे बढ़े? चलो। नेक्स्ट है हेल्प फाइट पेंडेमिक। जब कोविड लगा था, मतलब जब लॉकडाउन लगा था, तो जो सिख थे हमारे, मतलब सिखों का एक कल्चर होता है, आप लोगों को मालूम होगा, काफ़ी ट्रेडिशनल सिस्टम है लंगर का। अगर आप लोग ये बंगला साहिब गए होंगे, गुरुद्वारा बंगला साहिब गए होंगे, तो आप लोगों ने वहाँ पे लंगर ज़रूर खाया होगा, राइट? और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। तो जब पैंडेमिक लगा, लॉकडाउन लगा, तो जो सिख है हमारे, तो वो ऐसे लंगर सिस्टम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे, ओके? मतलब लोगों को फ्री में खाना खिला रहे थे। और ये फ्री में ही खिलाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये इनका ट्रेडिशनल सिस्टम है। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ इंडिजिनियस कल्चर एंड ट्रेडिशन। हाँ जी, बिल्कुल, योगा, आयुर्वेदा, सिनेमा, और ये एक तरह से यही सारी चीज़ें। आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है, इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है रिटर्निंग डायस्पोरा, ओके? एक टाइम ऐसा, फॉर एग्जांपल, जब भी स्लो डाउन आएगा, स्लो डाउन आता है तो क्या करते हैं? स्लो डाउन आता है तो ले ऑफ करते हैं। ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि लोगों को काम से निकाला जाता है। जैसे ट्विटर ने अभी रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों को कंपनी से निकाल दिया था, राइट? वो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से नहीं था, आई डोंट नो क्या रीज़न था, जो भी था। बट जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब क्या है कि आप लोग उतना नहीं कमा पा रहे। अगर आप लोग कमा नहीं पाओगे, तो अपने वर्कर को पैसा कहाँ से दोगे? आर यू गेटिंग इट? अगर आप लोग कमा नहीं पाओगे, तो वर्कर को पैसा नहीं दे पाओगे। वर्कर को पैसा नहीं दे पाओगे, तो वर्कर काम क्यों करेंगे? वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या करते हैं कि हम लोग छाँटना शुरू कर देते हैं, लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। और इंडिया के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कल को कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है पूरे वर्ल्ड में, रिसेशन वाला पीरियड आता है, तो इंडिया उनको कैसे क्या रिहैबिलिटेट करेगा, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। इज़ दैट क्लियर? ओके। और ये सेमी स्किल्ड वेस्ट एशिया में जाके बसती है, मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट, कोविड-19 ट्रिगर्ड रिवर्स माइग्रेशन, ये मैंने बताया, जब कोविड-19 लगा था, काफ़ी सारे लोग बाहर से आने लगे थे, ठीक है? ओके। ब्रेन ड्रेन, ठीक है? ब्रेन ड्रेन तो मालूम ही होगा, जो हमारे पढ़े-लिखे लोग हैं, वो बाहर जा के बस जाते हैं और वहीं की सिटीज़नशिप लेके वहीं पे रह जाते हैं, काइंड ऑफ दैट थिंग। एंटी ग्लोबलाइज़ेशन वेव, अभी ऐसी वेव देखने को मिली थी ना, नेशनलिज़्म वाली फीलिंग, ठीक है? कि जैसे जब डोनाल्ड ट्रम्प थे, तो उन्होंने काफ़ी वीज़ा वगैरह भी कैंसल कर दिए थे, है नहीं? कि हर कोई कंट्री सिर्फ़ अपने बारे में सोच रही है, अपने लोगों के बारे में सोच रही है। तो ये एंटी ग्लोबलाइज़ेशन वेव, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं लोकल लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिहार से ये एक्स-वाई-ज़ेड स्टेट है, ठीक है? और ये भी एबीसी स्टेट है, ठीक है? आप रियल एग्ज़ाम्पल ले लो ना, आसाम है। बांग्लादेश से कुछ लोग आके असम में बसने लगे थे, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, हर जगह पे लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज़ लिमिटेड है, ये सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। आसाम के लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इनके पास नौकरी नहीं है, तो यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगे, ठीक है? यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करने लगे। तो ऐसा ही इसमें होता है, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए है, यूएसए में जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओ है, या फिर वो है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे है, वो कहीं न कहीं इंडियंस होती है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के लोकल लोगों को क्यों वो पसंद आएगा? तो ऐसे ही वहाँ पे हेट क्राइम बढ़ते रहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने एक सुना होगा, एक कैम्पेन चला था, ब्लैक लाइव्स मैटर, ओके? ये कैम्पेन चला था।
आप लोग आई होप आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार गूगल कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, टर्मोइल इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और टेररिज्म वगैरह और ये सब काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है? जिसकी वज़ह से हमारा जो डायस्पोरा वहाँ पे एक तरह से चैलेंजेस ही है उनको, जो हमारे भारत के लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं। लैक ऑफ इवैक्यूएशन पॉलिसी, अगर कल को कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशन गंगा हो गया, ठीक है? और जैसे यूक्रेन वाले में हुआ, तो हमारे वहाँ से तो निकाल लिया था लो बच्चों को, ठीक है? लेकिन एज़ सच ना जो ये इवैक्यूएशन पॉलिसीज़ है ना, ये एक तरह से इतनी अच्छी नहीं है, अगर दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो, ठीक है? ओके, तो एज़ सच कोई पॉलिसीज़ नहीं है, अगर कल को वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया, टेररिज़्म वाला कुछ सीन हो गया और कुछ हो गया, तो कैसे क्या निकालेंगे, एज़ सच कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट, थ्रेट टू द एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली सऊदी अरेबिया में एक लॉ है जिसका नाम है निताकत लॉ। इट एम्स टू रिप्लेसिंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ ओवरसीज वर्कर विद लोकल्स इन सऊदी अरेबिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि तुमको फॉर एग्जांपल अगर 100 मेंबर है तो उसमें से कुछ कोटा है कि 60% या 75% सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के लोकल ही होंगे। आर यू गेटिंग इट? जिसकी वजह से हमारे जो ओवरसीज वर्कर्स है ना, जो केरला या तमिलनाडु से वहां पे जाते हैं गल्फ कंट्रीज में, उनको काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट, थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी। ये तो मैंने बता ही दिया, थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी कैसे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हेट क्राइम्स और वो सब, वो मतलब काले गोरे टाइप वाला सीन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये हमारा पूरा इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड। ये एक आर्टिकल आया था फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स में, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। इट इज़ नेसेसरी टू गिव द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कह रहे हैं कि टूरिज़्म सेक्टर को ना बेसिकली इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया जाए, ठीक है? ओके, क्योंकि टूरिज़्म कैन बी इफेक्टिव टूल फॉर ए सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ आल्सो टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है? ये मैंने आईबीईएफ से उठाया हुआ है। देखो, अब अगर टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म तो आप लोगों को मालूम ही होगा, आप लोग घूमने बाहर जाते हो, तो घूमने बाहर जाते हो, फॉर एग्जांपल मनाली है, आप लोग मनाली घूमने जाते हो, तो वहाँ के जो लोकल है, ऑब्वियस सी बात है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा, है नहीं? फॉर एग्जांपल किसी ने अपने घर को ही होटल में कन्वर्ट कर दिया, किसी ने अपने अपने घर में ही एक तरह से कुछ डिनर का मतलब लंच का या ऐसा कुछ वो कर दिया। आर यू गेटिंग इट? तो उनको कहीं न कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है। अब क्या-क्या एडवांटेज है इसके? एडवांटेज इंडिया पहला, डाइवर्स अट्रैक्शन। इंडिया को आप लोगों को मालूम ही होगा कि इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी आल्सो। तो इंडिया ऑफर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, जैसे आप लोग देखोगे हिमालयाज़ आपको नॉर्थ में मिल जाएगी, है नहीं? फॉरेस्ट टाइप भी आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट साइड भी काफ़ी अच्छे मिल जाएगी, है नहीं? घूमने-फिरने के लिए, और कोस्टल एरियाज़ पे आप लोगों को बीचेस वगैरह मिल जाएँगे घूमने के लिए, है नहीं? और रिलीजियस साइट्स भी मिल जाएगी, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी मिल जाएँगे। तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग इंडिया में आते हैं घूमने के लिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट, कंट्री हैज़ बिग कोस्टलाइन, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि बीचेस वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज़ प्रमोटिंग बुद्धिस्ट सर्किट टू इंक्रीज़ इंडिया शेयर इन ग्लोबल टूरिज्म मार्केट। हाँ जी। तो आप लोगों को मालूम होगा बुद्धिज़्म जो धर्म है उसका जो ओरिजिन है वो भारत से हुआ था। तो जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं रिलिजन के पर्सपेक्टिव से भी, धर्म के पर्सपेक्टिव से भी भारत में आते हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग बोध गया हो गया एक तरह से, ठीक है? या कोई और सारे ऐसे प्लेसेस जहाँ से गौतम बुद्धा एसोसिएटेड थे, उन सभी जगह को एक तरह से काइंड ऑफ एक रूट बना दिया गया है कि बाहर से कोई लोग आए तो घूम फिर सके एंड ऑल दैट, ठीक है? रोबस्ट डिमांड, मेडिकल टूरिज्म सेक्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट ए ये मतलब सिर्फ़ इतना याद रखो कि मेडिकल टूरिज़्म सेक्टर भी इंडिया काफ़ी अच्छा है, ठीक है? मतलब कि बाहर के जो लोग हैं ना, वो भारत में इलाज कराने आते हैं। अगर उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, क्योंकि भारत में आयुर्वेदा भी है, ठीक है? मतलब कि कुछ ऐसी बीमारी होगी, डॉक्टरों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया, तो वो भारत में आते हैं। इवन बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका हो गया, यहाँ से भी, और बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ से भी आते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो भारत में ना जो इलाज है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में किसी बंदे को कैंसर हो गया, अगर वो यूएसए में इलाज कराएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको काफ़ी महँगा पड़ेगा। लेकिन अगर वो भारत में आके इलाज कराता तो उसको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इज़ दैट क्लियर गाइज़? ओके, नेक्स्ट, जो ट्रैवल मार्केट है इंडिया में वो प्रोजेक्टेड टू रीच 125 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2027, ठीक है? एज़ ऑफ नाउ कितना, 75 बिलियन। तो आप लोग इस फैक्ट को यूज़ कर सकते हो कि 75 बिलियन की टूरिज़्म मार्केट है एज़ ऑफ नाउ इंडिया में। क्लियर है? इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल आर एक्सपेक्टेड टू रीच
5 बिलियन बाय ओके ये छोड़ देना, ये वाला सही है। ठीक है? नेक्स्ट पॉलिसी सपोर्ट हमारे यहाँ पे भारत जो गवर्नमेंट है उसने ऐसी स्कीम्स बनाई हुई है जिससे कि हमारा टूरिज्म प्रमोट हो। जैसे कि मैं बताता हूँ अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, हम लोग बताते हैं ना भारत के बारे में कि भारत में आइए मतलब एक तरह से हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। ओके कैंपेन जैसे स्वदेश दर्शन, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट लॉन्च टू हार्नेस द टूरिज्म इंडस्ट्री पोटेंशियल, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए स्कीम टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग 1 मंथ फ्री टूरिस्ट वीजा टू 5 लाख टूरिस्ट। मतलब कि हम क्या करते हैं जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा थाईलैंड हो गया, ये सब हो गया, उन साइड ना शायद आई थिंक कुछ कंट्रीज़ तो वीज़ा फ्री है और कुछ कंट्रीज़ में ना वीज़ा काफ़ी आसानी से मिल जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो कंट्रीज़ है ना, ये एक तरह से टूरिज़्म बेस्ड कंट्रीज़ है। ठीक है? जैसे श्रीलंका भी जो है टूरिज़्म बेस्ड कंट्रीज़ है। ठीक है? वहाँ पे टूरिज़्म आते हैं, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट मतलब पैसा खर्च करते हैं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। ओके? क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूएसए का बंदा है, वो थाईलैंड में घूमने गया। थाईलैंड में घूमने गया। तो यूएसए के बंदे के पास क्या है? डॉलर है। डॉलर तो हर जगह चलते हैं। तो ये जाएगा यहाँ पे यहाँ के जो थाईलैंड का बैंक है यहाँ से कन्वर्ट करा लेगा, करेंसी थाईलैंड में ले लेगा, ठीक है? अब थाईलैंड को क्या फ़ायदा हुआ? उनका फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़िया हो गया। फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़िया हो गया। फ़ॉरेन रिज़र्व से तेल-वेल खरीद सकते हैं और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अट्रैक्टिव अपॉर्च्युनिटीज़ इंडिया हैज़ ए डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ हाँ, मतलब कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मेडिकल है, एडवेंचर है, स्पोर्ट्स के लिए माइस, इको टूरिज़्म, फ़िल्म बनाने के लिए भी जैसे आप लोगों ने एक ना हॉलीवुड सॉन्ग है, जो कि राजस्थान में शूट हो रखा है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका? ओके, तो ये सारी चीज़ें। आई होप गाइज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज़्म सेक्टर फॉर इंडिया। नाउ ये कंपोनेंट है कुछ टूरिज़्म सेक्टर के, एक तो एकोमोडेशन, एकोमोडेशन में क्या? होटल हो गया, मोटल, अपार्टमेंट, कैंप्स, गेस्ट हाउस और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियस सी बात है अगर आप लोग भारत में घूमने आ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए नहीं एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वो बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट अट्रैक्शन, मतलब कि अट्रैक्शन तो बहुत सारे हैं, ठीक है? जैसे पार्क्स हो गए, नेचुरल अट्रैक्शन हो गए, कोई बढ़िया-सी लोकेशन होगी, कल्चरल या हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, ठीक है? मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हो। ट्रैवल एजेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जगह-जगह पे और टूर ऑपरेटर, क्लियर है? ओके, फाइन। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है जो कि टूरिज़्म सेक्टर भारत में फेस कर रहा है, मतलब टूरिज़्म सेक्टर में चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो अवेयरनेस, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई है विदेशों में टूरिज़्म मतलब विदेशों में ये प्रमोट करने के लिए कि भारत में आइए, भारत में काफ़ी मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, वो नहीं मिल पाया हमें। तो पहला तो जो इश्यू है वो है अवेयरनेस का, दूसरा इश्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी का। हमारे यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी लैक ऑफ एयर कन जो काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशंस है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आप लोगों का एयर कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, तो नॉर्थ ईस्ट के साइड अगर आप लोग जाके देखोगे, तो रेल से श इतनी कनेक्टिविटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया। आर यू गेटिंग इट? ठीक है? जो बढ़िया-बढ़िया लोकेशंस है, वो काफ़ी हिली है और कुछ एरियाज़ काफ़ी इनएक्सेसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंचनजुंगा हो गया, ठीक है? ये काफ़ी इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर भी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट है, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करते हैं इंडिया में। रीज़न क्या है? रीज़न है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है? भारत में जो ऑब्वियस सी बात है कि जो पढ़े-लिखे हैं वो तो बोल लेंगे इंग्लिश, लेकिन अगर आप किसी शॉप पे जाके कुछ सामान परचेज़ कर रहे हो, तो हाउ विल यू कम्युनिकेट, ठीक है? मतलब कि जो टूरिस्ट है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा उनसे? तो इनको फिर बाद में टूरिस्ट गाइड पे डिपेंड रहना पड़ता है और ये टूरिस्ट गाइड कभी-कभी ना मतलब इनका बढ़िया तरह से पागल बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट लैक ऑफ स्किल्ड मैनपावर अ डेथ ऑफ स्किल्ड मैनपावर स्पेशली मल्टीलिंगुअल टूर गाइड बिल्कुल सही बोला और होटल स्टाफ हमारे यहाँ पे मतलब कि मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या होगा फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से कोई बंदा घूमने आया, उसको सिर्फ पश्तूनी आती है। तो क्या हमारे यहाँ पे कोई ऐसा टूर गाइड मिलेगा जिसको पश्तून भी आती हो और हिंदी भी आती हो? काफ़ी कम है। आर यू गेटिंग इट? तो ये भी रीज़न रहता है। वीज़ा प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस है और करेंसी फ्लक्चुएशन होती रहती है। ओके, तो ये सारे इश्यूज़ हम लोगों ने देख लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द इमर्जिंग सेगमेंट ऑफ टूरिज्म ये भी हम लोग देख चुके हैं जैसे टूरिज्म रूरल का मतलब क्या होता है गांव हमारा जो भारत की 60% पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है बोलते हैं ना 70% आई थिंक 60 to 70% बोलते हैं ना कि असली भारत को देखना तो गांव में जाओ है नहीं तो एक नया कंसेप्ट उभर के आया कि जो फॉरेनर्स आ रहे हैं ना बाहर बाहर से उनको गांव ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ है कि
मतलब थोड़ा पोल्यूशन फ्री है, काफ़ी रिलैक्स्ड हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, तो इस वे में। तो हम लोग जो मतलब वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते, मतलब एक काइंड ऑफ ए सजेशन में लिख सकते हैं ना, कि जो गवर्नमेंट है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए रूरल टूरिज़्म में, बढ़िया बढ़िया तरह से वहाँ पे होटल या मोटल्स वगैरह बनाने चाहिए। मतलब मैं इंडस्ट्री वगैरह की नहीं बात कर रहा, फिर तो मतलब वो पूरा अर्बनाइज़ेशन हो जाएगा, वो नहीं, ठीक है? नेक्स्ट पिल्ग्रिमेज टूरिज़्म, पिल्ग्रिमेज का मतलब क्या होता है कि कुछ रिलीजियस साइट, एग्ज़ाम्पल बोध गया हो गया, ठीक है? वैष्णो देवी हो गया और जैसे हेमकुंड हो गया, ओके? ऐसे ही बद्रीनाथ हो गया, ऐसे काफ़ी सारे पिल्ग्रिमेज टूरिज़्म है। इको टूरिज़्म हमारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना के लिए काफ़ी ज़्यादा है, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट साइड अगर आप लोग जाओगे, नॉर्थ ईस्ट जाओगे, हिमालय जाओगे, काफ़ी ज़्यादा वो है, ओके? थिनमाला इन केरला इज़ द फर्स्ट प्लान्ड इको टूरिज़्म डेस्टिनेशन इन इंडिया। नेक्स्ट लग्ज़री टूरिज़्म और हेरिटेज टूरिज़्म, हमारी जो वेरियस टेम्पल्स हैं, मैजेस्टिक फोर्ट्स है और ये सारी चीज़ें, मेडिकल टूरिज़्म एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, एडवेंचर टूरिज़्म। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ ये एक फैक्ट है इम्पोर्टेंट, प्लीज़ इसको याद कर लेना आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें क्या है, देख लेते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ग्लोबली। किस ग्रोथ रेट से वो कर रही है? 3.5% की ग्रोथ रेट से ये ग्रो कर दिया, ओके। ये जो सेक्टर है क्या-क्या कंट्रीब्यूट करता है? दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट क्या? 10.4%, अराउंड 10% ग्लोबल जीडीपी में। यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसमें 10% जो है टूरिज्म सेक्टर प्रमोट करता है। और क्या करता है? 330 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं बॉस। 330 मिलियन एम्प्लॉइज़, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है? ओके। और क्या है? 27% अराउंड ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट। लोग आते हैं बाहर से कुछ लेके जाते हैं नहीं, तो उस सेंस में आप कहीं बाहर घूमने गए दूसरी कंट्रीज में, बोलते हो ना ये लेके आना मेरे लिए, वो लेके आना, काइंड ऑफ दैट थिंग। अब कोविड 19 की वजह से इस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों का आना जाना नहीं था। और यही एक रीजन भी है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसा ही नहीं था, फॉरेन रिजर्व ही नहीं थे, ठीक है? तो गाइज आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। ये कुछ स्कीम्स स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम और एडॉप्टिंग ए हेरिटेज स्कीम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।